नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र गगरेट की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ हार जीत के आंकड़ों का नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी से जुड़कर शासन की इंजीनियरिंग असल में की कैसे जाती है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत हमेशा जमीन से होनी चाहिए। ये देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी रोजी रोटी, जिनकी उम्मीदें और जिनकी मुश्किलें सब कुछ इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। तो किसी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ के लोगों की कहानी को समझना बेहद जरूरी है। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम लोगों की बातचीत और उनकी जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मिट्टी और वोट का रिश्ता कितना गहरा है। इसके बाद एक हार का विश्लेषण करेंगे, सिस्टम के सामने खड़ी चौतरफा चुनौती को समझेंगे और फिर देखेंगे कि एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जा सकता है। और आखिर में हम डेटा से सम्मान तक के सफर पर बात करेंगे। तो चलिए विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, चुनाव कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं होती। ये जनता और उन लोगों के बीच एक बहुत गहरा संवाद है, एक बातचीत है जो शासन करना चाहते हैं। और इस बातचीत को ध्यान से सुनना ही सही मायनों में पहला कदम है। ग्रेट की राजनीतिक कहानी को अगर समझना है तो पहले उसकी आर्थिक कहानी को समझना होगा। वोट की जड़ें हमेशा खेत की मिट्टी में होती हैं। लोगों की रोजी रोटी की जो चिंताएं हैं, वही आखिर में मतपेटी से एक जनादेश बनकर बाहर निकलती हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक आंकड़े से। जिले की 77% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ की जिंदगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की राजनीति, सब कुछ मौसम, मानसून और मक्का गेहूं जैसी फसलों के इर्द गिर्द ही घूमता है। और ये आंकड़ा स्थिति को और भी नाजुक बना देता है। इन किसानों में से 84% सीमांत हैं, यानी उनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं। अब देखिए, छोटी जमीन का मतलब है कम आमदनी, कम बचत और आर्थिक झटकों के सामने ज्यादा लाचारी। डीजल की बढ़ती कीमतें या खराब मॉनसून इनके लिए सिर्फ अखबार की खबर नहीं, बल्कि एक पारिवारिक संकट बन जाता है। और ये आर्थिक हकीकत सीधे तौर पर मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताओं से जुड़ जाती है। पीने के पानी की कमी हो, एक ऐसा अस्पताल हो जहां क्षमता से ज्यादा भीड़ हो, या अच्छी सड़कों का न होना, ये सिर्फ कागजी समस्याएं नहीं हैं। ये वो रोजमर्रा की हकीकतें हैं जो तय करती हैं कि किसी परिवार की जिंदगी आसान होगी या मुश्किल। तो चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़ते हैं और चुनावी नतीजों के ठोस आंकड़ों पर आते हैं। क्यों से हटकर अब इस पर ध्यान देते हैं कि क्या हुआ, ताकि हम जनता के उस संवाद को, उनकी उस बातचीत को संख्याओं में समझ सकें। 2022 के नतीजे बिल्कुल साफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 61.15% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 37.62% वोट। ये एक बहुत ही निर्णायक जनादेश था, इसमें कोई शक नहीं। हार का अंतर था 15,685 वोटों का। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस संवाद की कमी का पैमाना है जो हजारों परिवारों के साथ या तो टूट गया या शायद हो ही नहीं सका। हर एक वोट एक उम्मीद थी, एक शिकायत थी, एक आवाज थी जो सुनी नहीं गई। और अगर हम गगरेट का चुनावी इतिहास देखें तो एक बात साफ हो जाती है, यहाँ के मतदाता की वफादारी किसी एक पार्टी के लिए पक्की नहीं है। यहाँ फैसले उम्मीदवार के काम, स्थानीय मुद्दों और शिकायतों के आधार पर होते हैं, न कि किसी पार्टी के प्रति अंधी निष्ठा से। पिछले कई चुनावों के नतीजों में ये जो भारी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, ये एक अस्थिर राजनीतिक मिजाज की तरफ इशारा करता है। और मतदाताओं के इस फैसले का सम्मान करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे संवैधानिक मूल्य भी तो यही सिखाते हैं कि हर आवाज का सम्मान हो और हमारी सार्वजनिक बातचीत हमेशा जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार हो। चुनावी डेटा को समझना इसी जिम्मेदारी को निभाने का एक अहम हिस्सा है। अब हम सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर सिस्टम के अंदर झांकते हैं। चतुर्मुख सिद्धांत, ये किसी भी राजनीतिक संगठन की अंदरूनी मशीनरी की सेहत को 4 पैमानों पर जांचने का एक फ्रेमवर्क है। ये 4 स्तंभ है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी आपकी कहानी, और संसाधन। इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि हार का सबसे बड़ा कारण संगठनात्मक कमजोरी थी। कैडर का मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ था और बूथ स्तर पर संगठन लगभग बिखर चुका था।
संगठनात्मक चुनौतियां कई थीं। जब आप बाहर से उम्मीदवार लाते हैं तो वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को तोड़ देता है। जब स्थानीय नेताओं को इज्जत नहीं मिलती तो उनकी भागीदारी अपने आप कम हो जाती है। और याद रखिए, एक प्रेरित और अच्छी तरह से तैयार जमीनी फोर्स के बिना दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति या कहानी भी लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो सवाल ये उठता है कि विश्वास का पुनर्निर्माण फिर किया कैसे जाता है? ये सवाल हमें समस्या के विश्लेषण से उठाकर समाधान की ओर ले जाता है। अब हमारा फोकस भविष्य की ओर मुड़ता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक विस्तृत एक्शन लेने लायक योजना। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, बल्कि बेहतर शासन के लिए पूरे सिस्टम को फिर से बनाने और जनता के साथ टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक 90 दिन की चरणबद्ध और पूरी तरह से डेटा पर आधारित योजना है। इसकी शुरुआत होती है नींव रखने से, जहां डेटा को ठीक किया जाता है और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया जाता है। फिर आता है जुड़ाव का दौर और आखिर में चुनाव के दिन तक कैंपेन की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। एक आधुनिक अभियान इसी तरह व्यवस्थित तरीके से अपनी गति बनाता है। लेकिन सिर्फ रणनीति काफी नहीं होती। नेतृत्व के स्तर पर संगठन के अंदर का मनोबल और बाहर की विश्वसनीयता बनाने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना, उनकी शिकायतें सुनना और स्थानीय प्रभावशाली लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यही वो मानवीय जुड़ाव है जो किसी भी अभियान की रीढ़ की हड्डी होता है। और आज के दौर में जमीनी काम को डिजिटल रणनीति का सहारा चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ प्रचार नहीं है, ये सही संदेश को सही व्यक्ति तक पहुंचाने, गलत सूचना से लड़ने और खासकर युवाओं के साथ उनकी अपनी भाषा में संवाद करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अब हम इस पूरे विश्लेषण को इसके मूल उद्देश्य पर वापस लाते हैं। डेटा, रणनीति, बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, ये सब अपने आप में लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ साधन है और लक्ष्य एक ही है,